उत्तर प्रदेश के जिला अमेठी का एक इलाका लगता है इरोबा भवानी। दरअसल यहाँ चंदन नाम का एक लड़का एक घर के दरवाजे को खटखटाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है उसके हाथ में पिस्टल होती है। सामने जो भी दिखाई दे रहा था, एक के बाद एक गोलियां चला रहा था। सामने सुनील कुमार नाम के एक व्यक्ति होते हैं, मास्टर साहब, उनको 3 गोली लगती है। सामने उनकी धर्म पत्नी खड़ी होती है, उनको भी 2 गोली लगती है। इसी बीच में 1.5 साल की जो बच्ची खड़ी होती है उसको 1 गोली लगती है। लेकिन इसी बीच में उनकी जो बड़ी बेटी होती है, जिसकी उम्र लगभग 8 साल के आसपास रही होगी, उस लड़की ने अपनी जान बचाने की भरपूर कोशिश की और वहां से भागने का प्रयास करती है। लेकिन वह सीढ़ियों के आसपास पहुंची ही थी कि एक गोली उसको भी मार दी जाती है और वह वहीं पर मर जाती है। एक के बाद एक लगभग 9 गोलियां चलाई जाती हैं। इसी बीच में जब वह देख लेता है, मान लेता है कि सब के सब मर चुके हैं, तब वह एक गोली अपने ऊपर चलाता है और अपनी जान लेने की कोशिश करता है। लेकिन वह गोली मिस हो जाती है। हालांकि उसने दूसरी गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन उसके अंतर्गत इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वह एक गोली और चला पाता। इसके बाद यह घटना सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगती है। अब हर कोई यह जानने का प्रयास करता है, आखिरकार चंदन वर्मा ने उस शिक्षक के परिवार की निर्मम हत्या क्यों कर दी? क्या कसूर था उन छोटी-छोटी बच्चियों का, जिन्होंने उसको भी मार डाला? हर कोई इन सवालों के जवाब जानने की तलाश में जुट जाता है। अब पक्ष हो या विपक्ष हो, सोशल मीडिया हो या अखबार हो, टेलीविज़न हो, जहाँ देखो चंदन वर्मा का नाम लोग ले रहे थे, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। चंदन वर्मा को ढूंढने के लिए हर तरह से कोशिश की जा रही थी। आखिरकार एसटीएफ की टीम को वह सफलता मिल जाती है और उसको गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन एसटीएफ को मिलने के बाद उस पिस्टल को ढूंढा जा रहा था, जिस पिस्टल से शिक्षक के परिवार का कत्ल किया गया था। अब उस पिस्टल के ढूंढने के लिए जाते हैं, तभी वह दरोगा जी जो होते हैं उनकी पिस्टल को छीन लेता है और पुलिस के ऊपर जो टीम होती है उस पर फायरिंग कर देता है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस भी गोली चला देती है और चंदन वर्मा गंभीर रूप से घायल हो जाता है। फिलहाल चंदन वर्मा अब सलाखों के पीछे पहुंच चुका है, लेकिन लोग अभी भी यह जानना चाहते हैं, आखिरकार चंदन वर्मा ने उस शिक्षक के परिवार की निर्मम हत्या क्यों कर दी? आज इस कहानी के माध्यम से इसकी छूटी हुई जो कड़ियां हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना शुरू होती है अंबेडकर नगर के टांडा से। साल 1990 की यह बात है। मायाराम वर्मा नाम के एक व्यक्ति होते हैं, उसके साथ उनके 8 भाई होते हैं। वह टांडा को छोड़ करके पहुंच जाते हैं उत्तर प्रदेश रायबरेली के तेलिया घाट मोहल्ले में और वहीं पर जाकर रहने लगते हैं। वहीं पर मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। मायाराम 2010 में अपने परिवार को लेकर के दिल्ली की तरफ रुख कर देते हैं और वहीं पर जाकर पूरी तरह से बस जाते हैं। लेकिन परिवार के कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो अभी भी रायबरेली में ही छूट जाते हैं। वह अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। उनका जो छोटा लड़का होता है, जिसका नाम चंदन वर्मा होता है, साल 19-20 का जब वक्त आता है कोरोना काल के बाद का, वह पुनः अपने घर यानी कि रायबरेली दिल्ली से वापस आ जाता है और यहाँ आकर मटिया नाम की एक जगह लगती है और वह मटिया में ही रहने लगता है। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक तेलिया कोर्ट लगता है जो रायबरेली में ही होता है। वहाँ उसके चाचा होते हैं, वह कभी कभार उनसे मिलने जाता है और लैब टेक्नीशियन का काम भी देखता है। उसके पास एक बुलेट मोटरसाइकिल थी, जिस पर वह बैठकर रंगबाजी करता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, तुनक मिजाजी करता है और किसी को भी जवाब देने से बिल्कुल कतराता नहीं। उसकी आदत में ये शुमार हो गया था। शहर के अलग अलग हॉस्पिटल वगैरह में उसकी अच्छी खासी जहन पहचान हो जाती है। अब धीरे धीरे चंदन वर्मा की जो धाक है वो जमनी शुरू हो जाती है। उसके चाहने वाले, कुछ मानने वाले लोग हो जाते हैं। रायबरेली का एक थाना लगता है गद गंजा और इसी क्षेत्र का एक गांव लगता है सुदामापुर। वहीं के रहने वाले किसान का एक बेटा, एक मजदूर का बेटा, जिसका नाम सुनील कुमार होता है। सुनील कुमार शुरू से ही पढ़ने लिखने में बेहद होशियार होते हैं। वह मेहनत मजदूरी करके अपनी पढ़ाई में वह मुकाम हासिल करते हैं वह मुकाम हासिल करने की कोशिश करते हैं जो कि समाज में एक मिसाल बन जाती है। दोस्तों, सुनील कुमार शुरू से ही प्रयास करते हैं सरकारी जॉब के लिए और साल 2018 में वो वक्त आता है जब उत्तर प्रदेश पुलिस में
एक वैकेंसी निकलती है। जब वैकेंसी निकलती है सिपाही के पद पर, तो वह आवेदन कर देते हैं। बहुत ही अच्छे नेचर के, सरल स्वभाव का वह व्यक्ति उत्तर प्रदेश के लिए जब आवेदन करता है, तो साल 2018 में इसकी नौकरी लग जाती है। और नौकरी लगने के बाद लगभग 1 साल तक उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी करते हैं। वह अक्सर कहा करते थे कि शायद मैं पुलिस के लिए नहीं बना हूँ, इसलिए पुलिस की नौकरी मुझे रास नहीं आ रही। जिस तरीके से यहाँ पर काम होता है, वैसा काम करने के लिए मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता, इसलिए मुझे इस नौकरी से रिज़ाइन देने की कोशिश करते हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक की वैकेंसी निकलती है। उसमें आवेदन कर देते हैं। साल 2020 की बात है, 10 दिसंबर को उनकी नौकरी सहायक अध्यापक के पद पर लग जाती है। लेकिन बीएसए ऑफिस में उनको अटैच कर दिया जाता है, और अटैच होने की वजह से वह स्कूल नहीं जाते हैं। लेकिन 29 जनवरी 2021 को कंपोजिट विद्यालय अमेठी का एक गांव लगता है पनहोना, वहां पर इनकी पोस्टिंग हो जाती है। अब ये अपने गांव को छोड़ करके अलग अलग शहर में रहने लगते हैं। वहां पर रहने लगते हैं और वहीं से अपने कार्यभार को देखते हैं। दोस्तों, जिंदगी काफ़ी खुशहाल बीत रही है। पत्नी है, और इसी के बीच में फिर एक बेटियां, यानी कि 2 बेटियां जन्म लेती हैं, और उनकी अच्छी शिक्षा दीक्षा के लिए मास्टर साहब उन्हें अच्छे स्कूल में, शहर में एडमिशन कराते हैं। दोस्तों, वक्त बदलता है, मकान बदलता है, और एक दिन मास्टर साहब मटिया में आकर रहने लगते हैं, जहां चंदन वर्मा रहता है। इसी इलाके में जहां पर चंदन वर्मा होता है, कुछ थोड़ी दूरी का फासला होता है। चंदन वर्मा जानता था कि सुनील कुमार की पोस्टिंग अमेठी में हुई है, वह शिक्षक के पद पर हैं। जब वह घर से चले जाते हैं, इसी बीच चंदन जाल बिछाना शुरू कर देता है। यानी कि चंदन उस शिक्षक की पत्नी, जिनका नाम पूनम भारती होता है, उनसे अपनी नज़दीकियाँ बढ़ा लेता है। उनसे बातचीत करने की कोशिश करता है। जब जब भी मास्टर साहब अपने काम से बाहर जाया करते हैं, तब तब उनके घर में चला जाया करता था। ऐसा मीडिया रिपोर्ट दावा करती है, हम नहीं बताते। अब चंदन की जो नज़दीकियाँ हैं, उससे लगातार बढ़ रही थी, चाहे वो व्हाट्सएप कॉल हो, या फिर वीडियो कॉल करना हो, या इस तरीके से उसकी कॉलिंग वगैरह होती रहती थी, और लगातार इसकी नज़दीकियाँ जो बढ़ रही थी। धीरे-धीरे साल 2024 का वक्त आ जाता है। 1 अप्रैल 2024 को सुनील कुमार 2 बिस्वा ज़मीन खरीदी थी, ताकि वह अपना घर बना सके। वह ज़मीन जो अपनी पत्नी के नाम से खरीदते हैं, जिसमें चंदन वर्मा गवाह बनाया गया था। गवाह बनने के बाद चंदन वर्मा का जो नज़दीकियाँ थी परिवार से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। इसी बीच में सुनील कुमार जो मास्टर साहब होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, उनको पता चल जाता है कि मेरी जो पत्नी है, उससे इसकी नज़दीकियाँ कुछ ज़्यादा बढ़ रही हैं। जब मास्टर साहब इसका विरोध करते हैं, तो जो चंदन वर्मा होता है, इनको डराता है, धमकाता है, और जान से मारने की कोशिश भी करता है। कहता है कि तुम अगर मेरे बीच में अड़े आए, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो, मैं तुम्हारी पत्नी को पसंद करता हूँ, और उसी के साथ रहना चाहता हूँ। ऐसा मैं नहीं, बल्कि पूनम भारती की जो माँ होती हैं, जिनका नाम कृष्णा होता है, एक टीवी इंटरव्यू को दिए गए बयान में वह खुद कहते हैं कि वह अश्लील पिक्चर भेजा करता था, अश्लील बातें करता था, बेटी को डराया धमकाया करता था, और साथ में उनके जो पति होते हैं मास्टर साहब, उनको भी डराया धमकाया करता था। चंदन की हरकतों से परेशान आकर पूनम भारती और उनके पति सुनील कुमार ने गदागंज थाने में एक प्रार्थना पत्र देते हैं, और वहां पर अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन इस प्रार्थना पत्र को गंभीरता से नहीं लेता है, और फिर 18 अगस्त 2024 को जब पूनम भारती अपनी बेटी को लेकर के रायबरेली में दवा दिलाने के लिए जा रही थी, तभी इसी बीच चंदन वर्मा वहां आकर उनके रास्ते को रोक लेता है, उनसे बदतमीजी करने लगता है, अश्लील बातें करने लगता है। जब वह उनका जब पूनम भारती इस चीज़ का विरोध करते हैं, तो उन्हें जाति सूचक शब्द से अपमानित करता है और मारने की धमकी देता है। यानी कि वह इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब करें तो करें क्या? दोस्तों, पति पत्नी परेशान होकर रायबरेली कोतवाली में जाकर चंदन वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं। एफआईआर में छेड़छाड़, धमकाना, रास्ता रोकना, मारपीट करना, एससी एसटी एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता है। अमेठी में जब मुकदमा दर्ज होता है, तो उसको पुलिस प्रशासन
गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज देती है, लेकिन उसकी इतनी धाक थी, कभी-कभी वह 2 से 3 दिनों के अंतर्गत छूट जाता, कभी-कभी थाने से ही छूट जाता। अब मास्टर साहब और उनकी पत्नी काफ़ी परेशान हो जाती हैं। अमेठी में एक शिवरतगंज थाना लगता है, उसी में जाकर 5 किलोमीटर की जो दूरी लगती है, एक कस्बा लगता है अरोवा भवानी, वहीं पर जाकर सलाब्रत अवस्थी उस मुन्ना के मकान में रहने लगते हैं। वहाँ रहने के बाद चंदन वर्मा जब जेल से छूटता है, तो वह लगातार पूनम और उनके पति को खोजने लगता है और इसी फिराक में लगातार रहता है कि कब वह हमें मिले, कब वह उनसे अपनी बेइज्जती का बदला ले। दोस्तों, 3 अक्टूबर 2024 की शाम लगभग 6:30 बजे का वक्त होता है, जब अ, चंदन वर्मा आता है और उनके दरवाजे को खटखटाता है मास्टर साहब को। तो जैसे मास्टर साहब दरवाज़ा खोलते हैं, तैसे वह उनके ऊपर लगातार तड़ातड़ 3 गोलियां बरसा देता है। उनकी पत्नी आती है तो उनके ऊपर 2 गोलियां, उनकी बेटी यानी कि पूरे परिवार को समाप्त कर देता है। जब गोली की आवाज़ सुनाई देती है तो जो समाज के लोग होते हैं वह सोचते हैं कि लगता है कि जो पूजा इस समय नवरात्र का पूजा चल रहा था, तो लगता है कि कहीं कोई पटाखा जला रहा है, कोई एक तरीके से वो पटाखे को फोड़ रहा है। लेकिन जब ऊपर आसमान में इस फुलझड़ी का कहीं भी नामो-निशान नहीं होता, लोगों को कुछ शंका होते हैं कि ये मास्टर साहब का जो रूम है उसी तरफ से आवाज़ आ रही है। हालाँकि वह चंदन वर्मा जो होता है, पूरे परिवार को मारने के बाद एक गोली अपने कनपटी पर रखकर भी मारता है, लेकिन गोली मिस हो जाती है। फिर वह दोबारा चलाने का प्रयास करता है, लेकिन उसके अंतर्गत इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह दोबारा गोली चला सके। वह अपनी मोटर जो साइकिल थी, बुलेट थी, वह कहीं दूर पर खड़ा किया था, कूद करके जाता है और अपनी मोटरसाइकिल से भाग जाता है, रफू चक्कर हो जाता है। जैसे ही परिवार के लोग समाज के लोग, सोसाइटी के लोग पहुँचते हैं तो देखते हैं कि मास्टर साहब का पूरा परिवार श्मशान घाट बन चुका है और वहाँ पर उनके परिवार के एक भी सदस्य अब जीवित नहीं है। इसकी सूचना जैसे पुलिस प्रशासन को दी जाती है तो पक्ष-विपक्ष, चाहे वह राहुल गांधी हों, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हों, वर्तमान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हों, सारे के सारे लोग उस आरोपी को, उस व्यक्ति को, हत्यारे को खोजने के लिए दबाव बनाने लगते हैं। तभी योगी बाबा का एक बयान आता है कि 24 घंटे के अंतर्गत इसको हर हाल में पकड़कर सामने पेश किया जाए, नहीं तो पुलिस प्रशासन के खैर नहीं। दोस्तों, पुलिस प्रशासन के हाथ-पाँव फूलने लगते हैं और यमुना एक्सप्रेस पर यह व्यक्ति चंदन वर्मा, जो कि भागने की फिराक में था, वहीं से उसको गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद इसको लाया जाता है। लेकिन रास्ते में जब इसको लाया जाता है, इससे पूछा जाता है कि आखिर तुमने उनकी जो हत्या की थी, वह किस पिस्टल से की थी? वह पिस्टल तुम कहाँ से लाए थे? तो वह व्यक्ति कहता है, चलो मैं बताता हूँ कि वह पिस्टल कहाँ से मैं लाया था। लेकिन इसी बीच में पुलिस प्रशासन की टीम जो होती है, उनके ऊपर दरोगा साहब की पिस्टल को छीन करके उनके ऊपर फायर कर देता है। फायर करने के बाद जैसे पुलिस की टीम जवाबी कार्रवाई में इसके ऊपर भी फायर करती है और एक गोली इसके पैर के नीचे लगती है और गंभीर रूप से चंदन वर्मा जो है घायल हो जाता है। इसको उपचार कराया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। जब उससे चंदन से पूछा जाता है कि आखिर तुमने ऐसी घटना को अंजाम क्यों दिया, तो वह कहता है कि मैं मास्टर साहब की जो पत्नी थी, पूनम भारती, उससे प्रेम करता था। लेकिन वह पहले तो मुझसे बातें-चीतें करती थी, अच्छे से रहती थी, लेकिन बीच में उसको ना जाने क्या हो गया, वह मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं की, जिससे मैं तंग आ गया था। उससे बातचीत करने की बराबर कोशिश कर रहा था, लेकिन वह कि मुझे अपने पास आने का मौका नहीं देती थी। इस चीज़ का मुझे गुस्सा था और मैंने गुस्से में आकर के उसको गोलियों से भून दिया। हालाँकि मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दोस्तों, क्या प्यार करने का ये अंजाम होता है कि जिस व्यक्ति से प्यार किया जाए, अगर वह व्यक्ति आपसे बात करना बंद कर दे, उसकी कुछ मजबूरी में अगर वो आपका साथ छोड़ दे, तो उसको आप जान से मार देंगे? या आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि क्या उस व्यक्ति ने, चंदन वर्मा ने सही किया या गलत किया? दोस्तों, जब परिवार वालों को इसकी खबर लगती है, तो परिवार वाले आते हैं और पुलिस प्रशासन की टीम जब उनसे पूछती है कि आपकी जो ये परिवार है, तो इस परिवार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो वह कहता है कि मुझे सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है, सरकार ज़रूर हमको न्याय दिलाएगी। दोस्तों, मुख्यमंत्री साहब के यहाँ से बुलावा आता है उस परिवार को और उस परिवार को एक सरकारी नौकरी, आवास और 5 बीघा ज़मीन दी जाती है। इसका आश्वासन दिया जाता है। अब सोशल मीडिया पर लोग इस बात को जानने के बाद दाँतों तले उँगली दबा लेते हैं कि
इस समाज में, यह समाज हमारा भारतवर्ष जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, अब कहाँ जा रहा है? ऐसे ऐसे नौजवान जो कि भारत के भविष्य हैं, देश के भविष्य हैं, वह हमारे देश को कहाँ लेके जा रहे हैं। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य आपके दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव।